वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर कोड 32(2) को डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली सेट 2 है। इसका सेट 1 हम पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 हैं, इनमें मेजर ऑफ द पोर्शन सेम है। सेट 1 को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है एंड जो उसके क्वेश्चंस सेट 2 में हैं उनको हम नहीं करेंगे। केवल जो यहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो सेट 1 में नहीं थे उन्हें हम यहां करने वाले हैं। अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस देखने हैं तो सेट 1 वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वहां से सेट 1 देख सकते हैं। तो हम सेट 2 को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k बी ट्वाइस द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब एक जीरो दूसरे का दोगुनी है तो k की वैल्यू बता दो। जरा देखिए, द गिवन पॉलिनोमियल इज px is equal to x square minus 3kx प्लस 4k। अब मान लिया कि एक जीरो उसकी अल्फा है तो दूसरी जीरो उसका दोगुना हो गई यानी 2 अल्फा हो गई। 1 जीरो इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक जीरो दूसरे का दोगुनी है। तो सम ऑफ जीरोज यदि मैं निकालूं, अल्फा प्लस 2 अल्फा वो होता है b/a यानी कि माइनस b/a यानी माइनस 3k अपॉन 1 यानी कि 3k। और यहां से 3 अल्फा इज इक्वल टू 3k यानी अल्फा इज इक्वल टू k। एक रिजल्ट तो ये आ गया। और दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो वो होता है c/a यानी 4k/1। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वेयर माइनस 2k। अल्फा जो है वो k के बराबर है तो वैल्यू यहां रख सकते हैं। k स्क्वेयर माइनस 2k इज इक्वल टू 0 और यहां पे k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k या तो 0 होगा या फिर k जो है वो 2 होगा आपका। अब यहां पर ऑप्शन आपको 2 दे रखा है, सो b को आप यहां पर इसके अंदर टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, द रेशो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। पॉइंट्स आर -2, 3 एंड 6, -7। इनको ज्वाइन कर रही है एक लाइन। और C एक लाइन इनको कुछ रेशो में काट रही है और ये जो लाइन है वो x एक्सिस है। और हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए सम x, 0। और मान लिया वो रेशो में किस में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, इसकी इधर इसकी इधर, -7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी C के कोऑर्डिनेट्स हैं। C के कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहां से -7k प्लस 3
अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरफ ले जाएंगे -7k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -7k -3 यानी k की वैल्यू आ गई दैट इज 3/7। यहां से ये आ गई तो रेशो क्या बन जाएगा 3/7 रेशो 1, यानी कि दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/7। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो जो x एक्सिस है उसको 3/7 में यहां पर डिवाइड कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, बाकी के कवर हो चुके हैं। इफ x इज इक्वल टू 0.3, x जो है वो 0.3 है और इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.9k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.3 इस इक्वेशन का रूट है। अगर ये इसका रूट है तो इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और वहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो 0.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9k। 0.3 का स्क्वायर बनेगा 0.09, ये डिवाइड में आ गया 0.9 इज इक्वल टू k। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 100, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10, 9 से 9, 0 से 0, तो ये आ गया k 1/10 0.1, यानी जो k की वैल्यू है वो 0.1 आ गई। सिंपली इसको सेटिस्फाई करवा दें और फिर इसके बाद इसको करना इजी है यहां पर। इसके बाद आप क्वेश्चन यहां पर 11 को देखिए, क्या कह रहा है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इज। 2 डाइस को उछाला जा रहा है और प्रोबेबिलिटी बताइए प्रोडक्ट ऑफ 12 मिलने की। तो यहां पर मान लेते हैं व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, टोटल केसेस। तो टोटल केसेस कितने बनते हैं आप ध्यान से देखें। जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो केसेस क्या बनते हैं, 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,6 तक, ऐसे ही 2,1 से 2,6 तक, 3,1 से 3,6 तक, 4,1 से 4,6, 5,1 से 5,6, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बनते हैं 36। 36 टोटल केस बनते हैं जब 2 डाइस को उछाला जाता है। अब वो कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट। 12 प्रोडक्ट किस किस का आता है, तो हम मान लेते हैं लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट। हमने ई इवेंट मान लिया 12 एज प्रोडक्ट मिलने का। तो ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यहां आ जाएंगे कि जिनका प्रोडक्ट 12 आता है। 1 वाली सीरीज में किसी का प्रोडक्ट नहीं आएगा, 2,1 का भी नहीं है, 2,6 का प्रोडक्ट 12 आता है। फिर उसके बाद 3,4 का प्रोडक्ट, 4 वाली सीरीज में 4,3 का, अच्छा यहां एक सीरीज रह गई 6,1 से 6,6। इसके बाद यहां पे 6,2 का प्रोडक्ट। केवल इन 4 केसेस में जो प्रोडक्ट है वो 12 आएगा। सो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हो गए 4।
प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट। 12 एज प्रोडक्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहां पर फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास, 4, और टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36, यानी 1/9। तो हमें आपका प्रोडक्ट जो है वो 12 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पर 1/9 यहां पर आ जाएगी। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 5x + c and alpha plus beta is equal to alpha beta is equal to 10, then हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज px is equal to ax² - 5x + c, और कुछ अल्फा बीटा उसकी जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों ही 10 के बराबर हैं। तो वो कह रहा है ए और सी की वैल्यू आप बता दीजिए यहां पर। तो यहां आप समझें कि अल्फा प्लस बीटा मैं निकालूं तो वो होता है -b/a, यानी माइनस, और b की वैल्यू है -5/a, यानी कि 5/a, और सम ऑफ जीरोज यहां मुझे 10 दे रखा है। 10 इज इक्वल टू 5/a, यानी a को इधर और 10 को इधर ले आएंगे तो a इज इक्वल टू 5/10, सिंपली 1/2। तो a की वैल्यू तो आ गई 1/2। अब c की निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे c/a, और c की वैल्यू c ही है यहां पर, a है हमारा a, यानी c/a ही आ जाएगी, एग्जैक्टली c/a ही आ जाएगा। अब एक अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो 10 दे रखा है, a को इधर ले जाएंगे, a की वैल्यू है 1/2 × 10, यानी c की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां से a और c दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। a है 1/2 और c है हमारा यहां पर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन 20 आप देखें तो असेरसन रीजन का क्वेश्चन हमें दे रखा है, और वो कह रहा है असेरसन में PA and PB are tangents drawn from an external point P to the circle with center O, then the quadrilateral AOBP is cyclic। ये cyclic quadrilateral है। आप समझें कि एक सर्कल है हमारे पास, we had a circle, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, PA एंड PB, और यहां इसका सेंटर है O। तो जो क्वाड्रिलेटरल है AOPB, AOBP, ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्टली सही है, और हम चाहें तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? अब आप उससे पहले तो ये समझ लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस आपके सर्कल पर होते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम होती थी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम है, अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर आपने उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दिया तो वो आप कह पाओगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अपोजिट एंगल्स ये बन रहे हैं, इनका सम 180 दिखाना है।
A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, दोनों 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रेडियस विद टेंजेंट मेक्स द एंगल 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों 90 के हो गए। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा? आपका यहां 180 डिग्री होगा। तो हम लिख देते हैं AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल APB प्लस OAP प्लस AOB प्लस एंगल OBP, सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। आपका OAB यानी कि ये OAB ये वाला एंगल और OBP ये वाला है, दोनों 90 के हैं। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू इधर जाके 360 माइनस 180, ये हो गए 180 के। आप ध्यान से देखें तो APB AOB दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब आपको ये प्रूफ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने बस करवा दिया क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये बात सही होगी, मतलब A इज ट्रू। रीजन क्या दे रखा है? द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। ये और इस एंगल का जो इसके अपोजिट है दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। एग्जैक्टली सही बात है और इस बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है, यानी कि A इज ट्रू, R इज ट्रू and R is correct explanation of A, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए आप क्या कह रहा है। प्रूव दैट 4 raised to the power n can never end with digit 0 where n is a natural number। हमारे पास एक नंबर है 4 की पावर n और हमें ये शो करना है कि ये कभी भी आपका 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब आता है, जैसे 10 है, इसके फैक्टर्स करोगे तो इसके फैक्टर्स में एक 2 और एक 5 होना चाहिए, कम से कम एक 2 और एक 5 होगा, दोनों 2 और 5 का पेयर प्रेजेंट होगा तो उस ही नंबर के लास्ट में 0 आ सकता है, अदरवाइज किसी और नंबर के लास्ट में 0 नहीं आ सकता। आप इसी बात को लिखना है आपको। 4 raised to the power n हैज प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 2 की पावर n। प्राइम फैक्टर्स of 4 raised to the power n do not have 5 in its factors।
तो यहां पर इसमें कोई भी 5 नहीं है आपका, सो 4 raised to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। जीरो के साथ एंड नहीं कर सकता फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब हमारा n नेचुरल नंबर होगा तो ये हमारा आपका 0 डिजिट के साथ कभी भी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 5 आपका प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट नहीं है। डू नॉट हैव पेयर ऑफ 2 and 5, ऐसा लिख सकते हो, पेयर ऑफ 2 and 5, दिस इज मोर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 26 देखिए क्या कह रहा है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। इसको प्रूफ करना है। तो प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग LHS, और LHS का एलशियम ले लो। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओपन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, तो 2 कॉसेक थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो जब भी हमें ऐसा प्रूव करना हो तो थोड़ा लॉजिकली हमें उसके बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से हम राइट हैंड साइड के रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 31 देखिए। रीति प्रिपेयर्स अ राखी फॉर हर ब्रदर रोनित। The Rakhi consists of a rectangle of length 8 and breadth 6 cm inscribed in a circle as shown in the figure। अब जो रीति है उसने राखी बनाई है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दिया, और इसके अलावा जो बचा पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन, उसका एरिया हमें बताना है। हम मान लेते हैं ABCD इज रेक्टेंगल। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट इस सर्कल का एरिया भी हमें चाहिए होगा। अगर सर्कल के एरिया में से हम ये रेक्टेंगल का एरिया हटा दें तो सिंपली ये शेडेड पोर्शन रह जाएगा जिसका एरिया हमें निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसकी रेडियस चाहिए। तो AC इज द डायगोनल, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। जो एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल के अंदर। इन ट्रायंगल CAB, CB का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT, CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। CB का स्क्वायर यानी ये 6 हो गई 36
प्लस 64 इज इक्वल टू सी ए स्क्वेयर। सी ए इज इक्वल टू 100 का रूट, ये 100 का रूट इज 10 सेंटीमीटर। पूरी सी ए 10 है और मैं कहूं ओ सी ओ ए या रेडियस ऑफ सर्कल वो इसका हाफ होगी, यानी 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो क्या आ गई, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल आप निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल वो आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू 5 इंटू 5 25 550/7। तो यहां पे आ जाएगा दिस विल बी 550 को डिवाइड कर लेंगे 7 टाइम 49 8 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 6 इंटू 8 इज 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें क्वेश्चन में निकालना है, तो वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल है 78.5 माइनस ये है 48, ये हो जाएगा 0.5 30.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है वो आएगा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसके बाद क्वेश्चन 34 देखिए, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। हमें एक इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है। 1 + 4 + 7 + 10 + x इज इक्वल टू 287। आप सोचें सर क्या मेथड हम लगा दें कि x की वैल्यू मिल जाए। आप देखो तो ये एक AP है और उस AP को सम करने पर आता है 287, जिसकी लास्ट टर्म है x, यानी nth टर्म है x। तो AP की फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 इज 3, और nth टर्म है हमारे पास x। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1d इज इक्वल टू an। a है 1, कॉमन डिफरेंस 3 और nth टर्म है x। मल्टीप्लाई जरा कर लो, 1 + 3n-3 इज इक्वल टू x। 1 - 3 इज -2, इधर जाके प्लस का 2 और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। सो n की वैल्यू आ गई x + 2/3। अगर हम इसका सम निकालें तो Sn जो है हमें वो दे रखा है 287। Sn का फॉर्मूला लगा दो n/2 2a, या फिर आप दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करना है यहां पे 1 + a + an। n की वैल्यू है x + 2/3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 287। ये 6 है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, x² + x + 2x + 2 इज इक्वल टू 6 × 287 यानी 1722। इसको इधर ले आएंगे, x² + 3x - 1720 इज इक्वल टू 0। अब ये काफ़ी बड़ी सी एक इक्वेशन बन रही है, तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 3 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 3 आए
और मल्टीप्लाई करने पर बने आपका 1720। तो आप ध्यान से देखें तो 40 और 40 की मल्टीप्लाई 1600 होती है, तो उसके करीब कुछ हो सकता है, यानी 3 का डिफरेंस चाहिए। तो हम ले लेते हैं आपका 43 और 40 माइनस कर लेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 0 0 मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली यही आ रहा है 43 और 40। अगर आप नंबर ना सोच पाए तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर लो। अब भाई आप ऐसा हो जाए कि नंबर ही ना आए आपके दिमाग में एग्जाम में, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर लो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 43x माइनस 40x माइनस 1720 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे सो x प्लस 43, माइनस 40 कॉमन ले लेंगे सो x प्लस 43। दोनों में से x प्लस 43 कॉमन ले लिया, x माइनस 40 ले लिया, इज इक्वल टू 0। यहां पे x प्लस 43 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू आ गई माइनस 43 और एक x की वैल्यू आ गई 40। ये पॉसिबल नहीं है। आप पूछे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? तो कोई भी टर्म हमारी नेगेटिव यहां पर नहीं है और ना ही कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्म तो आ ही नहीं सकती है आपकी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू 40 यहां पर होगी। और अगर आप ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से करना चाहो तो कैसे करोगे भाई? यहां तक तो करना पड़ेगा, माइनस बी यानी -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 ए 1 है और सी है माइनस 1720 बाई 2a। तो यहां पे आ गया -3 प्लस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा 9 प्लस 6889 6889 बाई 2। और जब इसका रूट आप निकालेंगे, पीछे से पेयर्स बनाइए, तो ये 8 जा 64, यहां पे आ गया 4 8 9, 8 का डबल 16, तो ये जाएगा आपका आई थिंक 3 टाइम, एग्जैक्टली 3 टाइम्स बन जाएगा 4 8 9, यहां आ जाएगा 83 -3 प्लस माइनस 83 बाई 2। ये x की वैल्यूज यहां आएंगी। एक बार तो आप ले लो प्लस का साइन, तो यहां आ जाएगा -3 प्लस 83 बाई 2। 83 माइनस 3 इज 80 बाई 2 यानी कि 40 आ गया। एक बार आप माइनस का साइन ले लो, तो माइनस का 86 बाई 2 यानी माइनस का 43। तो मेथड आप कोई सा भी अडॉप्ट कर लेना, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा, इट्स इजी, किसी से भी कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 35 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree। तो स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर, एक 30 मीटर का टावर है और किसी दूसरे टावर के फुट से, सीडी कोई दूसरा टावर है, इसके फीट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, और इसके फुट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ऐसा कह रहा है। फिगर समझे कि इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60, इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ये डिस्टेंस,
और इसकी हाइट निकाल दो, दिस इज 30 मीटर। तो सिंपली आप लिखेंगे ए बी हाइट ऑफ बिग टावर, सी डी हाइट ऑफ स्मॉल टावर। नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी हम ले लेते हैं, बी ए सी। अब ध्यान से देखें तो बी ए अपॉन ए सी, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10 और एंगल कितना है 60, यानी tan 60। बी ए है 30 और ए सी हमें निकालना है, tan 60 है √3, डिवाइड में ले आओ, ए सी इज इक्वल टू 30 बाई √3, रेशनलाइजेशन कर लेंगे √3 का, 30 √3 बाई 3 यानी कैंसिल हो गया, सो tan √3, ए सी आ गया tan √3। इसके बाद ये हाइट निकालनी है, तो इन ट्रायंगल डी सी ए ले लो, इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी अपॉन सी ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 30 डिग्री। डी सी है हमारे पास, निकालना है, सी ए है tan √3 और tan 30 भी होता है हमारे पास 1/√3। tan को इधर ले आओ, डी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, आई थिंक मीटर में ही दे रखी है। सो डिस्टेंस बिटवीन टावर्स कितनी आई, इज 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारे पास है वो है 10 मीटर। तो आप पूछे सर आपने पहले इसमें या इसमें क्यों नहीं लिया, तो आप देखें हमें ये पता है, इस ट्रायंगल में एक साइड पता है, दूसरी हम निकाल सकते हैं, दैट्स वाई पहले इस ट्रायंगल में लिया। फिर हमें ये पता चल गई तो ये हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, सो इस वजह से हमने फिर डी सी ए ट्रायंगल में लिया। क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, a man observes two cars on the opposite sides of the tower with angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the two car. तो दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। एक मैन है जो 100 मीटर हाई टावर पर है, लेट्स से द टावर इज ए बी और ये ग्राउंड है आपका, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, अपोजिट हो गई ना, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का ये मान लो यहां 30 डिग्री बनता है। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, और एक और है यहां पर कार आपकी, लेट्स से दिस इज यहां पर, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। इस वाली कार जो सी पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, इसका 45, दोनों पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल हो गया 30 और ये वाला एंगल हो गया 45। एक्चुअली में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर ही बनता है, बट हम उसको यहां लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। ये हमें दे रखी है 100 मीटर, तो वो दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर हम AD और CA निकाल लें तो दोनों को जोड़कर हमें दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। हम लिख देते हैं AB हाइट ऑफ टावर, AD डिस्टेंस ऑफ कार D
फ्रॉम ए, और ए सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ कार सी फ्रॉम ए। पहले आप ले लो इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, बी ए ओवर ए डी। ध्यान से देखो, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 45। ये है हमारे पास बी ए 100, ए डी हमें निकालना है, दिस इज 1, तो ए डी कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। अब इन ट्रायंगल बी ए सी ले लो, बी ए अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 और एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री। तो बी ए तो हमें दे रखा है दैट इज 100, और ए सी हमें निकालना है, 10 30 होता है 1/√3। इधर ले आओ, ए सी इज इक्वल टू 100√3। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो यहां रख दो 100 इंटू 1.73, यानी पॉइंट हट जाएगा 173 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स वो क्या है हमारे पास, वो है सी डी और वो है सी ए प्लस ए डी। सी ए हमने अभी निकाली, दैट इज वो यहां पर है 173, और ए डी भी हमने अभी निकाली 100 मीटर, सो 273 मीटर। तो दोनों कार्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगी। बारी बारी पहले ये निकाल लें, फिर ये निकाल लें, दोनों को ऐड करते ही हमें 273 मीटर यहां पे मिल जाएगा।